हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका मैथ फ्यूचर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं मदन लाल वर्मा। आज हम शुरू करेंगे अपने जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहे थे उसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, उन प्रश्नों को आज हल करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, चलो इसके आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। तो देखो, पहले अपने पढ़ा क्या था। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। प्राकृत संख्याओं का योगफल। फिर पढ़ा था सम संख्या का योगफल। और फिर पढ़ा था विषम का, यानी विषम संख्याओं का योगफल। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इसका सूत्र क्या था? संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे में 2। और इसका क्या था? बट्टे से 2 हट जाएगा। संख्या गुणा अगली संख्या, इसका क्या था? संख्या स्क्वायर। यह पढ़ा था। तो आज इसके छोटे छोटे कुछ टॉपिक रह गए, उनके बारे में अपने थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, इसमें हम प्रश्न फिर अपने कल पढ़ा था स्थानीय मान, अंकीय मान, जातीय मान ज्ञात करना, किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो आज देखो, मैं आपको स्थानीय मान में ही कुछ प्रश्न बताता हूं, वो कैसे होता है। अब इसका स्थानीय मान यानी कि का विस्तारित रूप ज्ञात करो। विस्तारित रूप होगा या ज्ञात करो। चलो देखो, इसका कैसे करते हैं। आपको पता है स्थानीय मान लिखते हैं, वैसे ही विस्तारित रूप होगा। इस 7 का हो गया, 7 के पीछे कितने जीरो? 1, 2 और 3। किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में स्थान पर है। फिर 8 का हो गया, 8 के पीछे 2 अंक है, 2 जीरो लगा दिए। 4 के पीछे 1 अंक है, 4 और 1 जीरो। फिर 3 का 3। अब ये दशमलव आ गया। दशमलव के बाद अब इसको कैसे लिखोगे? तो इसको अपने लिखेंगे 5/10। क्यों लिखते हैं? क्यों? जैसे ही किसी संख्या के यहाँ दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव घटाओगे तो बट्टे में 10 आया। यदि अपने दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है तो अभी इसको हटाओगे तो बट्टे में 100 आ गया। यदि 3 है तो 3 आता। इसी प्रकार देखो, ये 5 है, 5 का दशमलव हटाओगे तो 5/10 आ गया। इसके बाद में ये 8 है, 8 से देखो कितने अंक है? दशमलव के पीछे 1 और 2, तो इसके पीछे में आ गया 100। और फिर देखो, ये जीरो का लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो में कितने का ही भाग तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए हम ये तो लिख नहीं रहे, अब अपने सीधा लिख देते हैं 7/10,000। क्योंकि इसका दशमलव हटाओगे तो देखो 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 और 4 जीरो लग गए। ये आपको समझ में आया? तो ये इसका हो गया विस्तारित रूप। ओके, नोट करो, ऐसे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। ये साथ में अपना स्थानीय मान हो गया और विस्तारित रूप हो गया दशमलव वाले संख्याओं के। उतारो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद में आपको पता है, कल मैंने बताया था कि अंकों से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। देखो कैसे बनती है। आपको कह दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9, तो 9 को 2 बार लिख दिया। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। फिर आपको कह दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है कि 1, 2 और 3 बार 9 लिख दिया। अब आपको कहते हैं कि 3 अंकों की
सबसे छोटी संख्या तो ये अपने 1 और ये 3 अंकों की। इस प्रकार आप संख्या तो बना दोगे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या, तो इस प्रकार थोड़ा अपने को ध्यान होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें ज्ञान में होनी चाहिए। अब चलो देखते हैं, अब इसके कुछ प्रश्न हल करते हैं अपने। देखो प्रश्न कैसे पूछता है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। देखो अपने से कुछ भी पूछ सकता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। अंतर की जगह योगफल भी पूछ सकता है, उनका गुणनफल पूछ सकता है और गुणनफल का इकाई अंक भी पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है। चलो इसको हल करते हैं। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 1 2 3। अब ये 4 अंकों की होगी सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 1 के पीछे 0 0 लगाने पर छोटी संख्या बनती है। अब 4 अंकों, सॉरी फिर क्या पूछा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 और 3 बार 9 लगा दिया। अब हमारे से पूछा है इसका अंतर ज्ञात करना। अंतर का मतलब उसमें कितने का अंतर है, यानी हम कर देंगे इसका घटाव। तो देखो घटाव करने से कितना आएगा? इससे हासिल 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 0, यानी उसका अंतर कितने का आया? 1 का अंतर आता है। ओके, उतारो, नोट करते रहो, साथ साथ में छोटे छोटे प्रश्न है। जो मेरे छोटे भैया बहन नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अंक है, तो वो भी साथ साथ में इनको नोट करते जाओ। जो भी अपने छोटे भैया बहनों को जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी और कंपटीशन में ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। चलो अब ये तो आपने कर लिया। अब कई बार ऐसा ही पूछ लेता है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का भाग देने पर या भाग दीजिए। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का भाग दीजिए। तो हल करते हैं इसको। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9, यानी 9,999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3
अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 100। ठीक है, अब इसमें इसका भाग दो, यानी कि 9999 में 100 का भाग दिया तो अपना आएगा। अब देखो दशमलव कहाँ लगते हैं, एक के पीछे 2 जीरो है तो इसका भाग दे दें तो इधर से 2 छोड़ के यहाँ दशमलव लगा दें। 99.99 यानी 99.9 और 9 ये प्राप्त हुआ। ओके, उतारो इसको। चलो, आर्मी और एसएससी जीडी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन, पहले आप प्रश्न पत्र देखना, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलो, अब अपने थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आप सभी को आता ही होगा। आप कहोगे सर ये तो आप क्या करवा रहे हो। बिल्कुल, आरोही क्रम व अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो, आरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का अवरोही क्रम। यानी कि इसमें क्या करते हैं, आरोही क्रम में देखो कितने अक्षर है, 1 2 और 3 अक्षरों से बने हुए, और इसमें कितना है, 1 2 3 और 4 अक्षर है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है ना? यानी कि हमारे को सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना। जिस प्रकार 2 4 6 8 10 11, इस प्रकार ये अपना आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी कि बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी। तो इसमें क्या करते हैं, 11 10 9 8 7 6 5, इस प्रकार ये अपना होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यानी इसको ऐसा बोलते हैं बढ़ते क्रम में, इसको बोलते हैं घटते क्रम में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सभी को पता है। अब देखो, कई बार हमारे को अंक दे देता है कि 7 3 5 4 और 9, इन 5 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बनाओ। छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। चलो, योगफल पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है। देखो, अब बड़ी संख्या बनानी है, कैसी बनानी है? बड़ी संख्या, और हमारे से बनाना है छोटी संख्या। देखो, बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 9 है तो हमने लिख दिया 9। फिर उससे छोटा अंक 7 है तो हमने लिख दिया 7। फिर है 5, फिर 4 और फिर 3। देखो, बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और यदि हमारे को क्या करना है, छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब हमारे को इनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करना है तो योगफल इनका ज्ञात कर दो।
9 और 3 12 का 2 हासिल बन गई 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल बन गई 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1, फिर 8 और 4 12 का 2 हासिल बन गई 1 और 13। ये समझ में आया। ये तो अपने को कहेगा इन अंकों का एक तो दोहरान नहीं करना है। अभी वो देखो दोहराना नहीं कि बार बार एक ही अक्षर लिख दो, यानी कोई भी अक्षर 2 बार न आए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलो उतारो इसको। अब मैं थोड़ा सा इससे अलग आपको और प्रश्न देता हूं, वो आप करके बताना मेरे को फटाफट। आठ, 0, 5, 4 और 6 इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखो। देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या के लिए वही तरीका कि सबसे पहले बड़ा अंक, ये मैंने बड़ा अंक लिख दिया, फिर इससे बड़ा 6, फिर इससे बड़ा 5, फिर 4 और फिर 0। इसके बाद में क्या कह रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए क्या करोगे, सबसे छोटा अंक लिखो। तो छोटा अंक लिखा तो 0, 4, 5, 6 और 8। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपके पास में 10 रुपए हैं और यहां 0 लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ही रहेंगे। या आपकी कक्षा में रोल नंबर मान लो कि 10 है, तो इसके आगे एक 0 लगा दिया तो आपके रोल नंबर तो 10 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 आगे लग गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको क्या करोगे, तो इसका मतलब ये 4 अंकों की संख्या है, तो इसके 0 को पीछे ले जाओ, एक अंक पीछे ले जाना है बस, जस्ट। समझ में आया। अब इनका क्या करो, अपने अंतर यानी योगफल है तो योगफल ज्ञात करो। तो इसका योग अपने क्या हो जाएगा, 8, 10, 11, 7 और 12। ये ओके, समझ में आया। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। उतारो इसको। अब देखो प्रश्न आपको आगे मैं करवाता हूं। देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस इसके बाद में आपको चलते हैं अपन सम संख्या पर करवा देते हैं। चल 58, 60 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो अपने मैंने ये प्रश्न सबसे पहले करवाया था कि इस प्रकार आ जाए, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, सम संख्याओं का ज्ञात करो, विषम संख्याओं का ज्ञात करो। सबसे पहले आप दिमाग में लगाओगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार चलते जा रहे, 58 और 60 आ गए। तो ये किस प्रकार की संख्या है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था, सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, संख्या गुणा अगली संख्या। संख्या गुणा अगली संख्या। अब संख्या कौन सी होगी, आप कहोगे कि सर ये 2, 4, 6 इस प्रकार चलती चलती कहां तक जा रही है, 60 तक। तो इसका संख्या कौन सी होगी, 60 गुणा 61। तो आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि ये कोई कंटिन्यू थोड़ी चल रही। आपको पता होता है कि सम जो गिनती होती है उसमें एक सम होता है, एक विषम अंक होता है, यानी एक संख्या सम होती है, दूसरी विषम होती है। तो 60 तक गए, 60 तक जाने में
30 तो हो गए सम और 30 हो गए विषम। तो अपने यहां क्या लिखोगे, 30 सम संख्या ही होती है। 30 गुणा 31, 30 गुणा 31 कितना होता है अपने 930। ये लो, समझ में आया। थोड़ा ये ध्यान रखना कि अपने यदि विषम संख्या पूछता तो विषम भी 30 ही होती। चलो उतारो इसको। चलो अब आगे अपने करते हैं कुछ प्रश्न, लिखते हैं अपने। चलो अब देखो अपना आगे क्वेश्चन, संख्या 150 के यानी 150 के 2/3 80 के 2/4 से कितना अधिक है, इसको अपने हल करते हैं। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 150 के 2/3 80 के 2/4 से कितना अधिक है। तो देखो कैसे करते हैं। यदि आपको ऐसा कह दे कि 10 5 से कितना अधिक है, तो आप फटाक से बता दोगे कि 10 में से 5 गए यानी ये इससे 5 अधिक है। परंतु ऐसा कैसा ये प्रश्न, ये क्या कह रहा है 150 के का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, के या का मतलब गुणा। 2/3 यानी 2/3 का मतलब 2/3, समझे। अब 3 के पहाड़े से ये कट गया अपना, 5 बार 1 ये 0, 50 गुणा 2 कितना हो गया 100। इसके बाद वो क्या पूछ रहा है 80 के 2/4, तो 80 के का मतलब गुणा 2/4 यानी 2/4, 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कटा 20 बार, तो ये अपना कितना हो गया 20 गुणा 2 यानी 40। अब 100 में से 40 गया तो कितना बचा 60, यानी कितना अधिक है 60 अधिक है। ओके उतारो अब इसको। इसी प्रकार के प्रश्न है, बिल्कुल सरल है। परीक्षा में दुख उस प्रश्न का होता है कि जो सरल होता है वह गलत हो जाता है, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। चलो अब अपना एक बढ़िया सा तरीका जो टॉपिक है वो है अपने भाजकता के नियम। क्या है भाजकता के नियम, बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखना, थोड़ा इनको याद कर लेना। भाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो यानी भाजकता का नियम यानी 2 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है, 3 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है और 4 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है। इसी प्रकार हम 1 से 11 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 की भाजकता, यानी 2 का भाग किन किन संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। यानी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। यानी ये क्या कह रहा है कि संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, यानी पीछे का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो, यानी इकाई के स्थान पर यह अंक हो तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे 28
2330, 3844 आदि इस प्रकार की संख्या। देखो इन सभी में क्या है, इकाई अंक कितना है, देखो इकाई अंक 8 है, मतलब 2 का भाग, 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 4 है तो 2 का भाग जाएगा। समझे। अब अपने पढ़ना है 3 की भाजकता। देखो 3 की भाजकता में क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो, यानी कि जो संख्या लिखी गई है उनके अंकों को जोड़ते हैं तो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे देखो अब देखो इसका इकाई अंक से मतलब नहीं, अपने को इनको अंकों को जोड़ो। देखो 2 + 7 + 3 तो कितना हुआ 12। तो 12 देखो 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। यदि अपने यहाँ 13 हो जाता, 14 हो जाता, 16 हो जाता तो 3 का भाग नहीं जाता। ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद में 4 की भाजकता। 4 की भाजकता में क्या होता है, इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यानी कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। यानी अंतिम के 2 अंक होते हैं उनमें 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे ये 36 आ गया, 36 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 36 नहीं आता है, 36 9 बार, हाँ ठीक है ओके। 36 हो गया, 444 हो गया, 3832 हो गया। अब इनके पीछे का अंक देखो, ये तो 36 है, ये 4 का पहाड़ा 9 बार बोलते तब आता है, 44 4 का पहाड़ा 11 बार। तो पीछे के 2 अंक हैं, इनमें देखो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो उसमें पीछे के अपने को 2 अंक देखने, यदि वो 4 के पहाड़े में आ रहा है या 4 का भाग इनमें पूरा पूरा जा रहा है तो 4 की भाजकता का नियम लगेगा। अब है अपने 5 की भाजकता। 5 की भाजकता बिल्कुल सरल है। 5 की भाजकता में क्या है कि इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। ठीक है। अब 6 की भाजकता। 6 की भाजकता में क्या होता है, संख्या में 2 व 3 की भाजकता लगे। देखो अभी क्या कह रहा है, संख्या में 2 व 3 की भाजकता लगे। इस प्रकार अब देखो इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, अपने को यह देखना है। ठीक है। सबसे पहले देखो इकाई अंक 0 2 4 6 8, इनमें से 6 पड़ा है तो इसका मतलब 2 की भाजकता तो लग रही है अपने, 2 का नियम तो पक्का। अब देखो 3 की भाजकता लग रही है कि नहीं लग रही,
इनको जोड़ो, 10 और 2 12, ये 12 भी क्या होता है 3 के पहाड़े मारे, इसका मतलब इसमें 6 की भाजकता लगेगी, यानी कि 2 व 3 की भाजकता लगे। अब अपने 7 की भाजकता, चलो पहले थोड़ा ये उतारो फटाफट। उतारा। अब अपने देखो 7 की भाजकता, सात की भाजकता देखो, 7 की भाजकता क्या होती है, अंतिम अंक को हटाकर, अंतिम अंक को हटाकर शेष के 2 गुने में से घटाएंगे जब तक 0, 7, 14, 21 आदि प्राप्त न हो। ठीक है, तो अब देखो कैसे, इसको थोड़ा समझो। जैसे, ठीक है, कुछ भी कर दो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ये जो 3 है इसको हटाओ, इसको कैंसिल किया। अब 3 का दुगना कितना हुआ, ये जो अब पीछे कितना रह गया 248, 248 में से ये 3 हटा दिया। अब 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना कितना होता है 6, तो इसमें से 6 घटाओगे, 6 घटाया तब कितना बचा 2, 4 और 2। अब अपने क्या करोगे, फिर वापिस इस अंक को हटाओगे। अब अपने पास में कितना बचा 24, 24 में से अब 4 घटा दो, कितना बचा 20। ठीक है, अब 20, फिर इस अंक को हटाओ। अब इसका 2 गुना कितना होता है 0 ही होता है, 0 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 2, जो क्या होता है इनमें से नहीं आ रहा है, यानी 7 के पहाड़े में नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें 2 की भाजकता, ये 7 की भाजकता नहीं लगेगी। ठीक है, इसका मतलब इसमें 7 की भाजकता नहीं लगेगी। ये थोड़ा सा हार्ड सा ही मानो, सीधा कर लेना, 7 का भाग देके देख लेना, इसकी भाजकता निर्लीप समझो कि इसकी भाजकता नहीं होती है, 7 का भाग देखे सीधा देख लेना, उतना ही टाइम इसमें लगे उतना इसमें लगेगा। ठीक है ना, तो ज्यादातर 7 की भाजकता नहीं पूछते हैं। उतार लो इसको थोड़ा, उतारा। अब अपने 8 की भाजकता देखो, आठ की भाजकता में क्या कहता है कि अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, यानी 8 का भाग जाए। जैसे अब इस संख्या में अंतिम 3 अंक देखने, ये 3 अंक है, इसमें देखो 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 8 से विभाज्य है ये। ओके, अब 9 की भाजकता, नौ की भाजकता में सीधा ही है, इकाई अंक शून्य हो।
ये सॉरी 10 का लिखवा दिया मैंने। 9 की भाजकता में क्या होगा, 9 की भाजकता में होता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में हो। यानी जैसी प्रकार 3 की भाजकता थी उसी प्रकार का यह 9 की भाजकता का नियम है। अब है 10 की भाजकता। 10 की भाजकता में क्या होता है, इकाई अंक, इकाई अंक शून्य हो, इकाई अंक क्या हो, शून्य हो। अब है अपने 11 की भाजकता। अब देखो ये थोड़ा सा बढ़िया तरीके समझ लेना, सबसे बढ़िया यही है मेरे तो पूरा इस भाजकता के नियम। इसमें क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग वे विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर 0, 11, 22, 33 हो। ठीक है, अब देखो बढ़िया तरीके से अब आपके समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार कोई संख्या दे दी 3, 8, 7 तो 5, 11 से विभाज्य है या नहीं है, 11 से विभाज्य है या नहीं, है या नहीं, ये जांच करना है। तो अब देखो अपने क्या करोगे, मैंने क्या बोला है, सम या विषम अंक नहीं कहा है, सम या विषम स्थान। 3, 8, 5, 3, 8, 4, 7 और 5, यानी ये देखो सम स्थानों और विषम स्थान, यानी पहले को अपने सम माना, ये सम, फिर ये विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम और ये सम। यानी जो कोष्टक कोष्टक वाले एक को छोड़ के एक पे आप डिब्बा लगाते जाओ, या तो ऐसा करो कि एक को छोड़कर एक पर इस प्रकार का डिब्बा लगा लिया। अब इनको जोड़ो, देखो 3, 4, 5 कितना हो गया, 12। फिर इनको जोड़ो 8 और 7 15। अब इनका अंतर कितना आ रहा है, देखो अंतर कितना आया, अंतर आ रहा है 3 का। तो इसका मतलब 11 से विभाज्य नहीं है। यदि हम घटाते या तो 0 आता या 11, 22, 33 यानी 11 का पहाड़े में से कोई भी संख्या यहां आती तो 11 से भाजकता लगती। अब इसको उतार, उतारा, चलो ठीक है। अब मैं एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, उस क्वेश्चन से आपके ये भाजकता के नियम थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो अपने कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 34, 24, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित है तो ताराकित स्थान पर क्या आएगा। अब अपने को ये संख्या दी है, देखो हल कर लेते हैं इसका। 3,
4, यहाँ पर ये ताराकित स्थान दे दिया 2 और 4। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें 9 का भाजकता यानी 9 का भाग देते 9 से विभाजित है, यानी ये संख्या है जो 9 से विभाजित है, तो इस स्टार यानी ताराकित स्थान पर क्या आएगा। तो मैंने कहा था कि 3 और 9 की भाजकता एक जैसी होती है, यानी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 के पहाड़े मारना चाहिए। अब यहाँ पर 9 दिया 3 दे देता तो इसी तरीके से हल होता। इनको योगफल करो इनका, देखो कितना हुआ 6 और 4 10 और 3 13। देखो 13 9 के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते। 1 निम्न नियमों 2 नियम 18 कितने होते हैं 18। तो अब हमारे को कितना प्राप्त करना है 18। तो इसमें क्या करोगे आप 5 जोड़े तो कितना प्राप्त हो गया 18। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा, ताराकित स्थान पर अपने कितना आएगा 5। समझे। इसी प्रकार अपने प्रश्न पूछते हैं। उतारो। चलो ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। अब आपकी संख्या पद्धति लगभग सभी प्रश्न इसी टाइप के मैंने करवा दिए, बाकी थोड़े बहुत प्रश्न बचे हैं तो आगे अपने करने की कोशिश करेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में ज्यादातर ये भाजकता का नियम, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, मेन मुख्य यही था। अब अपने कल पढ़ेंगे सरलीकरण वाली नई टॉपिक या नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर